हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स ज्ञान। मैं हूं श्वेतांकी और हम कंटिन्यू कर रहे हैं थर्ड चैप्टर यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी को। सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए इस कॉन्सेप्ट सीरीज में ये होने वाला है हमारा सेकंड लेक्चर, जिसमें हम कवर करने वाले इतने सारे टॉपिक्स। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इसके रिलेशन हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, इलेक्ट्रिक करंट के साथ। मोबिलिटी क्या होती है, छोटा सा टॉपिक है। देन इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी की हम का फॉर्मूला डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस मींस रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, और साथ साथ जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन देख लेते हैं। तो डेरिवेशन करने से पहले इसकी डेफिनेशन जान लें हम क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच the free electrons get drifted towards the positive end of the conductor। सबसे पहली बात तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एक एवरेज वेलोसिटी है सारे इलेक्ट्रॉन्स की। मतलब हर इलेक्ट्रॉन्स की कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी और सारे वेलोसिटीज की हम एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कब, जब इलेक्ट्रॉन्स को हम कंडक्टर को क्या प्रोवाइड करते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करती है तो सारी वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस डेफिनेशन के साथ चलिए डेरिवेशन देखते हैं। बुक्स में डेरिवेशन देखोगे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, तो डेरिवेशन ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से समझाऊंगी तुम्हें। सबसे पहले देखो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने प्रोवाइड किया हुआ है किसी भी कंडक्टर में, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी। सबसे पहले तो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन पे। क्या हम कह सकते हैं, लिख लीजिए, इन प्रेजेंस ऑफ electric field, force experienced by each electron, that is F equals what, E into E। जस्ट मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं, ठीक है ना। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा फिर, सो एक्सेलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन विल बी सिंपली A इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, F इक्वल्स M into A। तो क्या हो जाएगा, E by M। E is the charge of one electron and कैपिटल E क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, M क्या है, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो ये एक्सेलरेशन सब पे क्या कांस्टेंट लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कांस्टेंट यहाँ पे दी है, E स्मॉल e तुम्हारी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू कांस्टेंट है। तो दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। इतनी बात दिमाग में रखो, आगे देखते हैं। हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी होगी और उनकी एवरेज वैल्यू लेनी होगी। यही करना है, दिमाग में इतनी सी बात रखो। उसके बाद देखते हैं, मान लो किसी इंस्टेंट पे हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। किसी इंस्टेंट पे देखते हैं और हम देखेंगे बाद में कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है, ये एक एवरेज वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो मान लेते हैं किसी इंस्टेंट की हम बात करते हैं, लेट एट एनी इंस्टेंट मान लिया दैट v1 v2 v3 आर दी वेलोसिटीज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। तो हम एक काम करते हैं, ith इलेक्ट्रॉन करके एक जनरल हम टर्म डिफाइन कर देते हैं, vi is the velocity of ith इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये मान लिया। अच्छा, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, v इक्वल्स a इंटू टी। अगर मान लो ये टाइम जो मान लो t इंस्टेंट पे, t टाइम पे हमको ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या हम कह सकते हैं, इट इज सिंपली v इक्वल्स u प्लस at, यानी t से पे डिपेंड करेगा क्या ये, क्या स्मूथली इस पे एक्सेलरेशन लग रही है, नहीं लग रही ना बच्चियों की। हर इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव कर रहा है। स्टार्टिंग में जैसे तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, ये ड्रिफ्ट होना शुरू करता है, लेकिन क्या होता है, बीच रास्ते में आयंस की वजह से ये टकराता है, कोलिजन होती है, जिसकी वजह से फिर ये अपनी डायरेक्शन को बदल देता है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, फिर से एक्सेलरेशन के इन्फ्लुएंस में आता है, फिर से ये सर्टेन वेलोसिटी एक्वायर करता है, तब तक फिर से कोलिजन हो जाती है। तो ये सिलसिला चलता रहता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जस्ट हमारी जो वेलोसिटी होगी दैट विल नॉट इंक्रीज विद द अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जिस इंस्टेंट पे ये vi वेलोसिटी हो रही होगी किसी ith इलेक्ट्रॉन की, वो ऑलरेडी टकराया होगा, वो उसकी ऑलरेडी कोलिजन हुई होगी। तो हम लास्ट कोलिजन की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी उसने अक्वायर किया होगा अपने लास्ट कोलिजन से ti टाइम के बाद। समझ रहे हो, मान लेते हैं vi इज द वेलोसिटी ऑफ ith इलेक्ट्रॉन। फर्दर लिख लीजिए, लेट
this velocity that is vi is acquired after ti time, ऐसे नहीं आफ्टर मत लिखो, लिखो in ti time, in ti time, in ti time after the last collision. क्या मतलब है इसका? ऐसे समझो कि जो vi वेलोसिटी है ना, जब उसने अक्वायर किया तो हर इलेक्ट्रॉन ना ti टाइम पहले, हर इलेक्ट्रॉन की टाइम ना अलग अलग होगी ऑब्वियसली, ti टाइम पहले उसकी लास्ट कोलिजन हुई होगी, तो उस लास्ट कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी vi हुई है, और ऑब्वियसली हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी अलग अलग होगी इस वक्त, तब अपने लास्ट कोलिजन के बाद ये कुछ अलग अलग वेलोसिटी अक्वायर किया होगा, तो मैंने एक जनरल vi डिफाइन किया है, ठीक है, तो इसने अक्वायर किया होगा। अच्छा मान लेते हैं कोलिजन के जस्ट बाद की कुछ वेलोसिटी रही होगी, मान लिया कि ui is the velocity of ith electron just after the last collision. लास्ट कोलिजन की बात करेंगे, उससे पहले की कोलिजन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो हम नहीं कर पाएंगे कैलकुलेट, ठीक है ना। हमने जिस इंस्टेंट की बात की है उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी vi माना है, और माना कि vi जो वेलोसिटी अक्वायर की इलेक्ट्रॉन ने उसके जस्ट पहले जो कोलिजन हुई थी ना वो ti टाइम पहले हुई थी, और मान लिया कि जो लास्ट कोलिजन है ना उसके जस्ट इमीडिएट आफ्टर दैट कोलिजन उसने ui वेलोसिटी अक्वायर किया। इसका मतलब vi वेलोसिटी जब उसकी अक्वायर्ड हुई एट एनी इंस्टेंट ui वेलोसिटी के बाद, तो उस वहां पे इसके लिए क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, इस जगह पे क्या लिख सकते हैं कि दिस vi इक्वल्स, क्योंकि इसके बीच में कोई कोलिजन नहीं है, लास्ट कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी vi हुई है, ui इनिशियल वेलोसिटी, vi फाइनल वेलोसिटी थी, और इसी बीच में उसको बस एक एक्सेलरेशन लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो यहाँ पे बीच में कोई कोलिजन नहीं है, तुम सिंपली क्या ये इक्वेशन लिख सकते हैं vi इक्वल्स ui प्लस ati लिख सकते हैं क्या बच्चों? कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है। अच्छा तो ये वेलोसिटी मेरी आ गई, ये वाली वेलोसिटी मेरी आ गई भाई, जो जिस वेलोसिटी को हमें निकालना था, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि इट इज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी भी इसकी अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकाल ले तो क्या मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल जाएगी, ठीक है, तो चलो इसकी एवरेज वैल्यू निकाल लो भाई, निकालो। vd इक्वल्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं, इसको डिनोट करते हैं vd से, है ना, तो यहाँ पे vd क्या हो जाएगी, vd इक्वल्स हो जाएगा एवरेज वैल्यू, ठीक है। अगर v1 v2 v3 v4 अगर ये सारे अगर वेलोसिटीज हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के, सेकंड इलेक्ट्रॉन के, थर्ड इलेक्ट्रॉन के, तो इनकी सारी की एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, बस सम ले लो सारी वेलोसिटी की और उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मान लेते हैं हमारी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है टोटल वो n है, तो क्या हो जाएगी एवरेज वैल्यू, क्या हो जाएगी बच्चों, सम ले लो, समेशन ले लो vi की, डिवाइड कर दो n से, कोई दिक्कत, इक्वल्स राइट हैंड साइड में भी वही करो, ui की समेशन डिवाइडेड बाय n प्लस, ठीक है, डिवाइडेड बाय, तो ये हो गई तुम्हारी एवरेज वैल्यू, यही कहलाएगी तुम्हारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई कर ले, ये जो पहली टर्म है मेरी ना, ये वाली जो टर्म मैंने लिखी है पहली वाली टर्म, ये जीरो होगी, क्योंकि कोलिजन के जस्ट बाद की वेलोसिटी हर इलेक्ट्रॉन के लिए ना रैंडम मोशन होगा, हर इलेक्ट्रॉन के लिए ना डायरेक्शन रैंडम होगा, वेलोसिटी अलग अलग होगी, कोई इलेक्ट्रॉन आयन से टकराया तो उसकी वेलोसिटी हो सकता है वो इस डायरेक्शन में मूव किया, कोई इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद इस डायरेक्शन में मूव किया, तो सबकी जब सम लोगे तो वो जीरो आएगी, क्योंकि हम वेलोसिटी की सम ले रहे हैं बच्चों, इस बात का ध्यान रखना, हम स्पीड की सम नहीं ले रहे हैं, वेलोसिटी डायरेक्शन वहां पे मैटर करता है, तो इस जगह पे जो एवरेज वेलोसिटी होगी जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगी, वो जीरो होगी, तो ये पहली टर्म जीरो कैसे हुई ये समझ आया, ठीक है, लिख लो अगर समझ आ गया तो। फर्दर क्या लिख सकते हैं, दिस टर्म विल बी जीरो, वाई, बिकॉज जस्ट आफ्टर कोलिजन द एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विल बी जीरो। अच्छा यहाँ पे सेकंड टर्म में देखो क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पहली इक्वेशन में देखो कि एक्सेलरेशन को टाइम से कोई मतलब नहीं है, तो क्या इसको हम इससे समेशन के बाहर निकाल सकते हैं, तो वी कैन राइट दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स क्या आ गया a, और ये आ गया तुम्हारा एवरेज वैल्यू ऑफ दिस ti टाइम। ये जो लिखा है ना, ये जो एवरेज वैल्यू ऑफ ti है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक नई पैरामीटर है, इसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, vd इक्वल्स a इंटू टॉ, ठीक है, वेयर दिस टॉ इज where this tau is called relaxation time। अब रिलैक्सेशन टाइम
जो नाम है इससे भी तुम इसका मतलब समझ सकते हो। रिलैक्सेशन टाइम मीन्स किसी इलेक्ट्रॉन के रिलैक्स करने का टाइम हो गया, या कह सकते हो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में कितना टाइम इलैप्स हो रहा है उसे रिलैक्सेशन टाइम कह सकते हैं। और डिफाइन कुछ इस तरीके से हम करते हैं, इट इज द एवरेज टाइम between two successive collision. It is the average time between collision. ठीक है, इसको कांस्टेंट मान के चलते हैं। एज लॉन्ग एज टेम्परेचर कांस्टेंट होती है, रिलैक्सेशन टाइम हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये जो टाइम हमने लिखा है ना, टी लिखा है ना, ये हर इलेक्ट्रॉन की अलग अलग होती है। ठीक है, तो किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो हमने निकाली है vi, हो सकता है वो टाइम इस टॉ से ज्यादा हो, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए ये टाइम टॉ से कम है, तो हम एवरेज हम वैल्यू सबकी क्या मान के चलते हैं, टॉ। तो ये वैल्यू हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। चलो ठीक है, तो फर्दर क्या, इस इक्वेशन में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हमने इक्वेशन लिखी है, ए इंटू टॉ, ए की वैल्यू का फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर दे, लिख लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इन सेकंड इक्वेशन, क्या आ गया फाइनली, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू vd इक्वल्स ई बाई एम इंटू टॉ, है ना। और इसको रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं इक्वल्स ई टॉ बाई एम इंटू व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमें क्या पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी एक एवरेज एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनके सिर पे हम एरो डाल दें। दूसरी बात, हम इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख रहे हैं, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक नेगेटिव साइन भी आ जाएगा। तो दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द वेक्टर रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपल सी डेरिवेशन है, ये मैंने तुम्हें समझाने में इतना टाइम लिया, लेकिन तुम सोचो तो बहुत ईजी डेरिवेशन है इसकी। ये वाला फॉर्मूला बस ध्यान रखो, v इक्वल्स यू प्लस ए टी, है ना, u को कर दो 0, है ना, इसको तुम वेलोसिटी मान के चलो। a की जगह पे तुम्हें पता ही है भाई a क्या होगी, a हो जाएगी फोर्स बाई मास, फोर्स क्या होगी, फोर्स होगी E इंटू ए बाई एम, और t की जगह पे टॉ पुट कर दो, बस दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इजी है, डेरिवेशन इजी है, तुम्हें याद रखने के लिए तुम ऐसे याद रख सकते हो। बाकी जितनी चीजें मैंने बताई वो सारे कॉन्सेप्ट थे। समझ आई बात बच्चों? तो ये तुम्हें याद रखना है रिलेशन। अब सुनो, जनरली क्वेश्चन में टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ ना डिफरेंट पैरामीटर्स की वेरिएशन पूछते हैं। ठीक है, तो तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि जब कभी भी टेम्परेचर बढ़ता है ना, जब कभी भी टेम्परेचर राइज करता है, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनकी रैंडमनेस बढ़ जाएगी, है ना, थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो फास्ट फास्ट मूव करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से कोलिजन फास्ट हो जाएगी। क्या कोलिजन ज्यादा आप कोलाइड करना शुरू कर देंगे, समझ रहे हो, हर सेकंड में कोलिजन बढ़ जाएगी। कोलिजन बढ़ जाएगी तो क्या कह सकते हो, दो कोलिजन के बीच में जो टाइम वो पहले ले रहा था, क्या आप उससे कम टाइम मिलेगा, वो जो इलैप्स टाइम तुम्हारा रिलैक्सेशन टाइम है वो घट जाता है ना, समझ रहे हो। तो क्या हम कह सकते हैं टेम्परेचर बढ़ने का इफेक्ट क्या रिलैक्सेशन टाइम पे होगा, इस तरीके से ये घटेगी। ये टॉ लिखा है बच्चों, टॉ में टी की थोड़ी नाक टेढ़ी कर दो इस तरीके से, तो ये ध्यान रखना। तो ये ध्यान में रखोगे ना, तो फिर बाकी के पैरामीटर्स की जो वेरिएशन है टेम्परेचर के साथ वो आप देख लोगे, क्योंकि टेम्परेचर के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन तुमको नहीं दिखेगा, पर टॉ के साथ रिलेशन दिखेगा। तो तुम ये याद रखना, टेम्परेचर बढ़ने के साथ टॉ घटेगी, और टॉ घटेगा तो उसके बाद रिलेशन तुम्हारा जो फॉर्मूला होगा उसके हिसाब से तुम वेरिएशन बता दोगे। तो ये भी तुमको ध्यान में रखना है। ये याद रखना है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ टॉ घटेगा। इतनी बात समझ आई? तो मुझे अब बताओ तुम, अब बताओ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होगा अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगी या बढ़ेगी, बताओ बच्चों। क्या तुम्हें पता चल रहा है कि इस फॉर्मूले में E कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है। E के बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती है, अगर E को भी हम कांस्टेंट कर दें, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कांस्टेंट कर दें, बस टेम्परेचर बढ़ा दें, क्या होगा? क्या टेम्परेचर बढ़ाने से टॉ घट जाएगा बच्चों? क्या टेम्परेचर बढ़ाने से टॉ घटेगा, जिसकी वजह से Vd क्या होगी, Vd भी घट जाएगी, घटेगी ना। हाँ, ऐसे लिख लो, टेम्परेचर बढ़ाओगे, टी लिखने से समझ जाओगे ना, टेम्परेचर लिखा है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका इफेक्ट किस पे जाएगा, टॉ पे। टॉ क्या होगा, घटेगा, और अगर टॉ घटेगा तो इसकी वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी घटेगी। तो यहां से तुम ऐसे लिख सकते हो, तुम्हें याद कर रखना है बस इन चीजों को। टेम्परेचर बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगा, ठीक है, समझ आई बात। चलो एक छोटा सा एक छोटी सी टॉपिक है हमारी, मोबिलिटी, देख लेते हैं क्या है। इसे डिनोट करते हैं म्यू से, म्यू।
देखो अभी हमने क्या देखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम बढ़ाते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हर इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी। इतनी बात तो समझ आ गई। तो मोबिलिटी का मतलब होता है कोई भी पार्टिकल कितनी ज्यादा मोबाइल है। मतलब अगर हम एक यूनिट की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कितनी होती है। तो मोबिलिटी को बस ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज द मोबिलिटी इक्वल्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। बस मोबिलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, म्यू इक्वल्स वी डी बाई ई। ठीक है, मैग्नीट्यूड ले लो। ठीक है, आप लिख सकते हो इट इज defined as magnitude of drift velocity per unit electric field। ठीक है, तो यहां से बच्चों इस फॉर्मूला से यहां देखो, इस वाले फॉर्मूले में देखो क्या चेंज आ सकता है। Vd बाई ई इक्वल्स म्यू है, Vd बाई ई इक्वल्स म्यू है। तो क्या हम लिख सकते हैं फर्दर क्या लिख सकते हैं, दिस Vd इक्वल्स म्यू इंटू ई लिख सकते हैं क्या। अगर इस इक्वेशन को इसको कंपेयर करो तो क्या हम देख सकते हैं यहाँ से म्यू क्या है, म्यू इक्वल्स ई इंटू टॉ बाई एम है। समझ गए, यहां से भी देख लो ना, Vd बाई ई क्या हो जाएगा, यहाँ से Vd बाई ई क्या होगा, E इंटू टॉ इंटू सिर्फ मैग्नीट्यूड की मैं बात करूँ तो यहाँ से तुम्हारी मोबिलिटी का भी रिलेशन तुमको पता चल रहा है टॉ के साथ। तो अगर मैं तुमसे फिर से वही क्वेश्चन करूँ कि टेम्परेचर को बढ़ाने से मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की घटेगी या बढ़ेगी, बताओ। टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या टॉ घटेगा, टॉ रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो क्या होगा, मोबिलिटी भी घटेगी। ठीक है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से मोबिलिटी घटेगी। चलिए, अच्छा दूसरी बात, इसकी अगर मैं यूनिट पूछूं तुमसे तो यूनिट बता दो मुझे यहाँ से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी है भाई मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वोल्ट पर मीटर, है ना। तो क्या होगी यूनिट इसके, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है, इसे ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़े। रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद इलेक्ट्रिक करंट, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन अभी हमको देखना है इलेक्ट्रिक करंट के साथ। अभी अभी हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन देखे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और इसके बाद हम इन दोनों रिलेशन का यूज करके रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो इतने सारे रिलेशंस, इतने सारे फॉर्मूलाज हमें याद रखने होते हैं इस चैप्टर के इनिशियल्स के कुछ टॉपिक में। तो क्यों ना हर फॉर्मूला को हम एक साथ लिख लें एक माइंड मैप के फॉर्म में। ठीक है, आपके एमसीक्यूज के लिए भी हेल्पफुल होगा, है ना। तो चलिए कहीं अलग से जहाँ नोट्स आप तैयार कर रहे हो, शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, वहां अलग से आप लिख लो, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ थोड़ी सी। सारे रिलेशन हम एक साथ लिख लेते हैं। मान लिया कि मेरे पास एक कंडक्टर है, मेरे पास, ये डायग्राम भी जरूर ड्रॉ कर लेना। इस कंडक्टर से हमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवानी है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक बैटरी से कनेक्ट करना होगा, है ना। मान लीजिए बैटरी की वोल्टेज V है, इस बैटरी की वजह से क्या होगा, इनके एंड पे एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगी। इस पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, हर इलेक्ट्रॉन्स की कुछ ना कुछ वेलोसिटी एक्वायर करेगा, और हम अज्यूम करते हैं कि हर इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, कितने से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, Vd। ठीक है, तो समझो पोटेंशियल V से इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इलेक्ट्रिक फील्ड से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनी, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जब मूव करना शुरू कर दिए तो हम कह सकते हैं कि सर्किट में करंट बन गई, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो गई एंटी क्लॉकवाइज, और करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, क्लॉकवाइज। कह सकते हैं ना। तो लिख लो यहाँ पे सबसे पहले V, पोटेंशियल डिफरेंस से क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या बना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इससे क्या आया, इलेक्ट्रिक करंट। अब इनका आपस में हम रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, अब एक पैरामीटर दूसरे पैरामीटर से ही बन रही है, समझ रहे हो, एक क्वांटिटी की जनरेशन दूसरे क्वांटिटी की वजह से हो रही है, तो कुछ ना कुछ आपस में सबका रिलेशन होगा। चलो ठीक है, अच्छा यहाँ एक और पैरामीटर ऐड कर लो, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी का। ठीक है,
करंट डेंसिटी का। ठीक है ना, तो सारे फॉर्मूला यहाँ पे इंक्लूड मैं कर दूंगी। सबसे पहले बताओ मुझे इस पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन बता दो। अब इस करंट, इस कंडक्टर में मान लो कि इस कंडक्टर की लेंथ है L मान लो, और इस कंडक्टर की ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो A। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसकी क्या है, A है। ठीक है, चलिए बताइए मुझे V और E का रिलेशन बता दो। V और E का रिलेशन क्या मुझे पता है कि V इक्वल्स E इंटू एल होगा, ये जानते हैं हम पहले से, बहुत अच्छे। और क्या जानते हैं, और क्या जानते हैं, क्या मुझे पता है I और J का रिलेशन, क्या हमें पता है कि करंट डेंसिटी इक्वल्स होता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या हमें ये भी रिलेशन पता है? हाँ, अच्छा आगे देखें, और क्या पता, और क्या पता, और क्या पता है, क्या हमको पता है वोल्टेज और करंट का रिलेशन ओम्स लॉ से, लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने। ओम्स लॉ से हमें वोल्टेज और करंट का रिलेशन पता है, क्या पता है बच्चे, V इक्वल्स I इंटू आर, ये हम जानते हैं। अच्छा, ओम्स अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी मैंने आपको बताया था, जिसमें कि हमें ये पता चलता है कि करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होती है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी का रिलेशन भी हम जानते हैं, दैट J इक्वल्स क्या होता है, सिग्मा इंटू ई, ये भी पता है। ठीक है, और क्या, और क्या, यहां से एक और पॉइंट लिख लो, हम क्या जानते हैं, दिस आर इक्वल्स रो इंटू एल बाई ए, है ना। और क्या पता है, इस रो और सिग्मा का रिलेशन क्या पता है, हम जानते हैं कि सिग्मा इक्वल्स 1 बाई रो, where rho is resistivity या specific resistance and sigma is conductivity। ठीक है, तो और कुछ पता है क्या हमें? हाँ, अभी हमने लास्ट टॉपिक जो हमने अभी डिराइव किया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, क्या देखा हमने, दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स स्मॉल ई टॉ बाई एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रिलेशन हमने अभी देखा है ना। और कुछ बचा क्या? अच्छा, मोबिलिटी भी देखा हमने क्या देखा, एक मिनट, हमने क्या देखा, दैट मोबिलिटी होती है Vd बाई, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस जगह से हम क्या लिख सकते हैं, Vd इक्वल्स म्यू इंटू ई, या ये भी लिख सकते हो तो म्यू इक्वल सिंपली ई टॉ बाय एम। सब कुछ अलग से थोड़ी याद करना है बच्चों तुम्हें, मोबिलिटी की जो फॉर्मूला है ये वाला ई टॉ बाय एम, ये अलग से थोड़ी याद करना है तुमको, तो बस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना है, उसी से तुम्हें पता लग गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स म्यू इनटू ई, है ना। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है वो क्या है, म्यू है, मोबिलिटी है। तो इतनी बातें, और कुछ मिस हो गया क्या, और कुछ मिस हुआ होगा तो अब खुद से नोट कर लेना। अब हमारे पास एक रिलेशन बचा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ, तो ये हमें अभी डिराइव करना है, इजी डेरिवेशन है, चलो देख लेते हैं, यहाँ इंक्लूड कर लेना, इसे कहीं जरूर नोट कर लेना बच्चों, याद करना एग्जाम के लिए तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, एक जगह ये माइंड मैप बना कर रखो, और ये माइंड मैप ही तो है बेसिकली, नहीं है क्या, बताओ। चलो, रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद इलेक्ट्रिकल करंट। चलो यहाँ पे एक पहले हम ये अज्यूम कर ले कि मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है कुछ इस तरीके से, कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया रही होगी इसकी, मैंने एक छोटी सी रीजन ली इसके बीच में, मान लो x डिस्टेंस पे मैंने दो क्रॉस सेक्शन ऐसे डाला, ठीक है, ये x डिस्टेंस की दूरी पे है, कोई वॉल्यूम रही होगी इस बीच में, है ना। मान लो ये मेरी क्रॉस सेक्शन हो गई, इसकी क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसी हो गई, ठीक है। मान लेते हैं इनके बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनके बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों, होंगे ना, कुछ फ्री चार्ज होंगे, ठीक है। अगर मैं ये मान लूं ये जो फ्री चार्ज है ये क्यों है, और मान लो ये फ्री चार्ज टी टाइम में इस x को क्रॉस कर जाते हैं, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को टी टाइम में ये जो x में जितनी चार्ज है वो क्रॉस कर जाती है, तो क्या हम कह सकते हैं जो करंट बनेगा दैट करंट विल बी इक्वल टू Q बाई टी। सिंपल सा जो हमारा डेफिनेशन है करंट का वही तो है,
देखो कोई भी नई चीज यहाँ पे मैंने नहीं बताने वाली, डेरिवेशन बहुत सिंपल होने वाला है। हमने मान लिया कि एक कंडक्टर है, उसमें मैंने एक रीजन ले लिया, ठीक है, एक्स डिस्टेंस की। मान लिया कि उस एक्स डिस्टेंस में क्यू नंबर ऑफ चार्ज है, टोटल चार्ज क्यू है मेरी। अगर वो क्यू चार्ज टी टाइम में पूरी की पूरी तरह से क्रॉस कर जाती है ना, तुम कह सकते हैं कि करंट क्या होगा, नेट चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, यही तो करंट की डेफिनेशन है। तो यहाँ लिख लो क्यू क्या है, क्यू इज द नेट चार्ज present in length x, ठीक है, x ही माना है, and t is the time ठीक है, in which q charge present in length x would cross the area a। अब ये a क्या है, a is the area of cross section of the conductor, ठीक है ना। तो यही तो होगी करंट, करंट बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है, करंट इक्वल्स जितनी चार्ज है अगर वो टी टाइम में क्रॉस कर जाती है तो हम कह सकते हैं दिस इज करंट क्यू बाई टी। तो अब क्यू निकालो, टी निकालो और दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो। इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 1 है, क्यू क्या हो जाएगी, क्यू इज द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन लेंथ एक्स। पहले ये निकालो। एक और क्वांटिटी दे रखी है आपको एन, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ फ्री चार्ज, नंबर ऑफ फ्री चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, बेसिकली डेंसिटी दे रखी है, यानी इतने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वन वॉल्यूम, वन यूनिट की वॉल्यूम में। तो यहाँ पे ये पहले वॉल्यूम निकालो, ये जो मैंने ये सेक्शन बनाया है, ये वॉल्यूम कितनी है इसकी, तो x इंटू ए इज द वॉल्यूम। अगर x a वॉल्यूम है तो कितनी चार्ज प्रेजेंट होगी, तो इसको n से मल्टीप्लाई कर लो। अब दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन की क्या चार्ज होती है, हाँ e, तो दिस इज द टोटल चार्ज, चार्ज निकल गई। चलो t बताओ मुझे कितनी होगी, टाइम कितना लगेगा इनको, इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी मुझे टाइम बताइए। क्या पूरी की पूरी चार्ज को क्रॉस करना है टी टाइम में। अब तुम सोचो अगर इस डायरेक्शन में ये क्रॉस कर रही है तो इसके फ्रंट फेस वाली जो इलेक्ट्रॉन होगी वो तो तुरंत क्रॉस कर जाएगी, नहीं, लेकिन इसकी जो बैक फेस वाली इलेक्ट्रॉन है इसको क्रॉस करने के लिए इस एक्स डिस्टेंस को ट्रेवल करना होगा। मान लेते हैं हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वीडी है ना, हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वीडी है, तो कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को जब सबसे पीछे में है उसको एक्स डिस्टेंस को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, क्या कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय द स्पीड, स्पीड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वल होगी, है ना। तो ये हो गई टाइम तुम्हारी, ये दोनों हो गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 2। इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या हम फर्दर लिख सकते हैं दैट आई इक्वल्स क्यू की जगह पे एन एक्स ए ई डिवाइडेड बाय टाइम, क्या हो गया एक्स बाई वी डी, है ना, एक्स एक्स हो गया कैंसिल। तो फाइनली तुम्हारी जो करंट आ रही दैट इज इक्वल टू, देखो कितना सिंपल सा डेरिवेशन था, एन ई ए वी डी। यही तुम्हारी रिलेशन है करंट की ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, ठीक है ना। अब फिर से वही बात मैं पूछूं कि मुझे बताओ ड्रिफ्ट टेम्परेचर के बढ़ाने से करंट पे क्या इफेक्ट आएगा, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से करंट पे क्या इफेक्ट आएगा। अभी अभी हमने क्या देखा कि अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करेंगे तो टॉ घटेगी, है ना, टॉ घटेगी यानी रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। टॉ घटने से क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटने से यहाँ पे इस इक्वेशन को देख के क्या कह सकते हो कि करंट भी घटेगी, ठीक है ना। तो देख सकते हो कितना सिंपल है, रिलेशन बस तुम याद रख के, है ना, और टेम्परेचर टॉ का रिलेशन याद रख के तुम बता सकते हो टेम्परेचर के घटने या बढ़ने से क्या इफेक्ट आता है अदर पैरामीटर्स पे, ठीक है ना। चलिए, या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे कि current is directly proportional to drift velocity and it is directly proportional to what, tau, and it is directly proportional to 1 by temperature, है ना। तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या होगा, टॉ भी घटेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी घटेगा और करंट भी घटेगा, ठीक है। तो ये एक साथ मैंने तुम्हारे पास तुम्हारी सारी वेरिएशंस लिख दी है, ठीक है ना। टेम्परेचर के साथ रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस की वेरिएशन हम इसके बाद देखते हैं, फिलहाल तुम ये देख लो, ठीक है।
और एक क्वेश्चन बता, एक क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। सपोज मेरे पास एक पाइपलाइन है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इसकी क्रॉस सेक्शन A1 है और उसके बाद इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ना घट गई है, ठीक है। यहाँ पे इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गई, E2 हो गई है, ठीक है। मुझे बताना है अगर मान लो इस जगह पे इसकी जो चार्ज है उनकी वेलोसिटी Vd1 है और इस जगह पे जो तुम्हारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो है Vd2। जो ऑप्शन है आपके क्या है, दैट दीज ड्रिफ्ट वेलोसिटीज आर इक्वल, ठीक है। कोई इनमें से एक बड़ा होगा, मान लो Vd1 इज ग्रेटर देन Vd2 या Vd2 इज ग्रेटर देन Vd1। बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है तुम्हें, कौन सा ऑप्शन। एक तो पहली बात ये जो केस है वो स्टेडी करंट के केस में, मतलब करंट यहाँ पे फ्लो कर रही है कंटिन्यूअसली, करंट कहीं भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अगर 1 सेकेंड में आई चार्ज फ्लो कर रही है बड़े वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो सारी की सारी करंट को फ्लो करना ही है, जैसे वाटर के केस में होता है, वाटर कहीं जमा नहीं हो सकती है ना जब तक कि रिजर्वॉयर नहीं हो बीच में। तो यहाँ पे फ्लो तो हो रहा है कंटिन्यूअसली करंट चार्ज का, तो करंट तो कांस्टेंट होगी ना। तो मुझे बताओ ये जो फॉर्मूला आपने भी देखा, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि फॉर कांस्टेंट करंट, फॉर स्टेडी करंट, कैन वी से दैट एन ई ए, एन ई ये तो कांस्टेंट मान के चलो, बिकॉज एन क्या है, डेंसिटी है, ई तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कैन वी से कि तुम्हारी ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वीडी, इसकी जो प्रोडक्ट है दैट शुड बी कांस्टेंट, और कैन वी से दैट दिस वीडी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगी तो ऑब्वियसली जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो बढ़ेगा। ये तो कोई पाइपलाइन के केस में भी सही है। अगर तुमको कहीं पे प्रेशर बढ़ाना होता है ना, मतलब चाहते हो स्पीड से वाटर का फ्लो हो, तो वहां पे तुम्हारी जो पाइपलाइन होती है पतली पतली होती है ना, क्योंकि करंट तो सेम चाहिए, सेम सेम नंबर ऑफ चार्ज को निकलना है वहां से, तो ज्यादा से ज्यादा चार्ज वहां फ्लो करेगी 1 सेकंड के अंदर, तो यही होगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। अगर A1 इज ग्रेटर देन A2, यहाँ पे कह सकते हो बिकॉज A1 इज ग्रेटर देन A2, सो वी कैन से दैट Vd1 इज लेस देन Vd2, मतलब Vd2 यहाँ पे क्या है, बड़ी है। थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। समझ आई बात। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे बेसिकली रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी के रिलेशन डिराइव करने वाले हैं। हमारे पास अभी तक हमने दो रिलेशन देखा, एक तो देखा तुम्हारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, यहाँ पे इस जगह पे, हाँ, और दूसरा देखा, यहाँ पे लिख लो, इस जगह पे लिख लो, क्या देखा हमने, I इक्वल्स एन ई ए वी डी, ठीक है। तो इन दोनों का यूज करके बच्चों, इस रिलेशन का और इस रिलेशन का यूज करके ना हम रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की रिलेशन अभी फॉर्मूला डिराइव करेंगे। चलो देखते हैं जल्दी से। क्या देखा, I इक्वल्स एन ई ए वी डी, और क्या देखा, वी डी इक्वल्स ई टॉ बाई एम इंटू ई। तो इक्वेशन 1 में क्या करो ना, इक्वेशन 2 को पुट कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, I इक्वल्स एन ई ए वी डी की जगह पे ई टॉ एम इंटू ई, रीअरेंज कर लो थोड़ा, I इक्वल्स एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम इंटू ए इंटू ई, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे क्या हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बाई एल, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं, दिस आई इक्वल्स एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम इंटू ए इंटू वी बाई एल, है ना, इंटू वी, ठीक है ना। फर्दर वी इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, एम बाई एन ई स्क्वायर टॉ इंटू एल बाई ए इंटू आई। इससे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 लिख लो, बाय कंपेयरिंग दिस थर्ड इक्वेशन विथ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चों, V इक्वल्स R इंटू वाई, है ना। अगर मैं इस इक्वेशन से इसे कंपेयर करूं तो क्या कैन वी से कि दिस इज माई R, लिख लो, बाय कंपेयरिंग
by comparing equation 3 with Ohm's law, V equals Ri, we can write R equals M by NE square tau into L by A. ठीक है, अब ये जो लिखा है ना ब्रैकेट में, यही है मेरी रो, यही है रेसिस्टिविटी, बिकॉज वी नो दैट R इक्वल्स रो इंटू L, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया लास्ट क्लास में। और यहाँ से एक और बात पता लगती है कि रेसिस्टेंस मेरी किस पे डिपेंड कर रही है, देखो LA पे डिपेंड कर रही है, डायमेंशन पे। M बाई NE स्क्वायर बाय टॉ, यानी ये किस पे डिपेंड कर रही है, मटेरियल पे डिपेंड कर रही है। टॉ पे डिपेंड करने का मतलब किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है ना। तो यहाँ पे आप लिख लो that implies R equals rho into L by A, where this rho is equals क्या है, rho equals M upon NE square tau। ठीक है, तो ये हो गई मेरी रेसिस्टिविटी का, ये है मेरा फॉर्मूला जिसको हमने इजीली डिराइव कर लिया है ना। कोई नई चीज हमने यहाँ पे नहीं लाई बच्चों, दो प्रीवियस रिलेशन से ही इसे डिराइव किया हमने, ठीक है ना। ठीक, तो ये ध्यान रखना कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टिविटी। अब यही से तुम चाहो तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, सिग्मा क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा NE स्क्वायर टॉ बाई M, है ना। या तुम चाहो तो तुम प्रॉपर तरीके से बढ़ सकते हो, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से फर्दर क्या लिख सकते हैं, I अपॉन A लिख लें, I अपॉन A, यहाँ से लिख लो I अपॉन A को ले जाओ लेफ्ट साइड में, इक्वल्स क्या लिख सकते हो, NE स्क्वायर टॉ बाई M इंटू E, है ना। अब व्हाट इज I अपॉन A, क्या ये J है, J इक्वल्स NE स्क्वायर टॉ बाई M इंटू E। अब कुछ याद आ रहा है, J इक्वल्स क्या फर्दर लिख सकते हैं, J इक्वल्स सिग्मा इंटू E, वे सिग्मा इज द कंडक्टिविटी बच्चों, और यहाँ से सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाती है, NE स्क्वायर टॉ बाई M। कहीं से भी बढ़ो एक ही बात है, ठीक है। या चाहे तुम चाहो तो J इक्वल्स सिग्मा E का रिलेशन निकालो, या V इक्वल्स RI का रिलेशन निकालो, तो दोनों से ही तुम कंडक्टिविटी या रेसिस्टिविटी निकाल सकते हो। तो ये मेरी हो गई कंडक्टिविटी, है ना। तो वी नो दैट कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो ये तुम्हारा रिलेशन। अब कई बार ने इसको यहाँ तक आते आते हुए हम बोल देते हैं कि हमने ओम्स लॉ को प्रूव कर लिया, तो कई बुक में कई जगह पे आप देखोगे कि इसकी टॉपिक जो होती है, टॉपिक इसका होता है प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। तो ये रॉन्ग है बच्चों, पहले ही बोलते आ रही हूँ कि लॉज की कोई प्रूफ नहीं होती, ठीक है। लॉज की कोई प्रूफ नहीं होती, ये प्रूफ नहीं है। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। बेसिकली ओम्स लॉ का यूज करके ना हमने रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी का फॉर्मूला डिराइव किया, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अभी ये फाइनल टॉपिक है आज की क्लास का, ये है जिसमें हम रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस की ना टेम्परेचर डिपेंडेंस देखेंगे, टेम्परेचर के साथ इसकी वेरिएशन कैसे होती है। आ जाओ, मान लेते हैं डी रो, ये एक स्मॉल चेंज है रेसिस्टिविटी का। सपोज रो नॉट क्या है, इनिशियल रेसिस्टिविटी एट इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट। टेम्परेचर का चेंज हो रहा है स्मॉल अमाउंट से dt से, dt इज द स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। तो ये देखा गया जो स्मॉल चेंज इन रेसिस्टिविटी है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेसिस्टिविटी, और साथ ही साथ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। तो ये देखा गया कि डी रो जो है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रो नॉट के भी, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dt के भी। अगर मैं यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊं तो कैन वी राइट डी रो इक्वल्स क्या हो जाएगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अल्फा। अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय रो नॉट मल्टीप्लाइड बाय dt। अल्फा क्या है, where this alpha is temperature coefficient of resistivity, ठीक है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि कहाँ पॉजिटिव होगी कहाँ नेगेटिव होगी, ठीक है। तो इससे ही पता चलता है कि रेसिस्टिविटी किस मटेरियल की बढ़ेगी किस मटेरियल की घटेगी। देखो फर्दर क्या हम इससे हम इंटीग्रेट अगर करें, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं फर्दर, तो
मान लेते हैं जो मेरी रेसिस्टिविटी है ना, इनिशियली तो रो नॉट थी, रो नॉट से भर के मान लो ये रो हो जाती है, और टेम्परेचर तुम्हारा इनिशियली टी नॉट था, ये टी नॉट से भर के टी हो जाता है। तो फर्दर क्या हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं रो माइनस रो नॉट इक्वल्स राइट हैंड साइड में क्या लिख सकते हैं, रो नॉट तो कांस्टेंट है मेरी, है ना, इंटीग्रेशन ऑन व्हाट, अल्फा डी टी, टी नॉट से टी तक। फर्दर ये क्या हो जाता है भाई, रो नॉट को इधर ले आओ, रो क्या हो गया, फाइनल तुम्हारी रेसिस्टिविटी क्या हो जाती है, रो नॉट को ले लो कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस क्या हो गया बच्चों, 1 प्लस रो नॉट को कॉमन लिया है ना, 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी नॉट से टी तक अल्फा डी टी, ये हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आ गई तुम्हारी फाइनल रेसिस्टिविटी, और ये आ जाता है, दिस इज द वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विथ टेम्परेचर, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला अल्फा को मैंने यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर क्यों रखा है, क्योंकि अल्फा हो सकता है टेम्परेचर पे डिपेंड करे, ठीक है, सर्टेन रेंज में अल्फा कांस्टेंट होती है, लेकिन ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो उसमें तुम अल्फा को कांस्टेंट मान के बाहर नहीं ले सकते। लेकिन अगर तुम अल्फा को कांस्टेंट मान रहे हो ना, तो ये इस इंटीग्रेशन के बाहर चली आएगी, वहां पे तुम्हारा फॉर्मूला कुछ ये हो जाएगा, अल्फा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन सिर्फ dt पे बचेगा, तो dt को इंटीग्रेट करोगे t आएगा, t पे फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करोगे, तो तुम्हारा कुछ t माइनस टी नॉट, या ऐसे लिख सकते हो t माइनस टी नॉट, या तुम इसको डेल्टा टी से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके से तुम लिख सकते हो। तो ये दोनों फॉर्मूला वैलिड है रेसिस्टिविटी का। जो पहला है वो कब है, ये कब लिख सकते हैं हम, दिस कैन बी रिटन व्हेन अल्फा डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और दूसरा वाला कब है, व्हेन अल्फा इज कांस्टेंट, ठीक है ना। अब ये अल्फा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है जानना हमारे लिए, इस अल्फा की वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एटलीस्ट ये तो हमें जानना जरूरी है हमारे लिए। अच्छा, व्हाट अबाउट रेसिस्टेंस, ये तो रेसिस्टिविटी का वेरिएशन हो गया, रेसिस्टेंस का वेरिएशन क्या हमें पता है कि रेसिस्टेंस इक्वल्स क्या होता है, रो इनटू एल बाई ए। रेसिस्टिविटी की वेरिएशन जैसे होगी वैसे रेसिस्टेंस की भी वेरिएशन होगी, तो आप सेम फॉर्मूला सेम इक्वेशन तुम रेसिस्टेंस के लिए भी लिख सकते हो, आर इक्वल्स क्या लिख सकते हो, आर नॉट मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस, अगर अल्फा को मैं कांस्टेंट मान के चलूँ तो क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो ये तुम्हारा रेसिस्टेंस का वेरिएशन अगर अल्फा को कांस्टेंट मानते हैं, अल्फा अगर तुम वेरिएबल मान के चलते हो, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही होती है, तो ये पहली वाली इक्वेशन तुम बस रो की जगह पे आर लिख दोगे, ठीक है। तो ये हो गई वेरिएशन। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, देखो यहाँ मैंने प्लस जो रिलेशन है वो प्लस है, इसका मतलब तो साफ होता है ना कि टेम्परेचर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली ये वैल्यू तुम्हारी 1 से, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखी है ये वैल्यू 1 से ज्यादा होगी भाई, 1 प्लस कुछ भी तुम्हारा पॉजिटिव में अगर होता है तो वो तो 1 से ज्यादा होगी, और 1 से ज्यादा कोई वैल्यू है उसको तुम रो नॉट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैल्यू रो नॉट से ज्यादा होगी। मतलब अगर ये पॉजिटिव हमेशा हो जाए तो आप कह सकते हो रेसिस्टिविटी तो टेम्परेचर के साथ बढ़ ही रही है हमेशा, तो इसमें क्या मतलब क्या एक नई बात हो गई, समझ रहे, इसमें तो कुछ भी एक बात हमें समझ में आ रही है कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेसिस्टिविटी बढ़ रही है हमेशा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सेमीकंडक्टर और कंडक्टर दोनों में अलग अलग केसेस होते हैं। हमने क्या देखा, रेसिस्टिविटी का रिलेशन बच्चों, सो दिस रेसिस्टिविटी इक्वल्स m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ, यहाँ पे मेरी m क्या है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, e क्या है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, टॉ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पे m और e तो नहीं बदल सकती भाई, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं बदलेगा, एन और टॉ पे डिपेंड करी रेसिस्टिविटी। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को फिर से लिखूं तो क्या लिख सकती हूँ, दिस टॉ, जो टॉ है मेरी दैट इज इक्वल टू, नॉट टॉ सॉरी, रेसिस्टिविटी इक्वल्स क्या है, एम अपॉन ई स्क्वायर क्या है, एन इंटू टॉ है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि दिस रेसिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एन इंटू टॉ, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए बच्चों देखते हैं कि मेटल में किस तरीके से टेम्परेचर के बढ़ाने से रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस में चेंज आता है। देखो मेटल में ना पहले से काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री चार्ज प्रेजेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से फर्दर कितनी बॉन्ड ब्रेक होगी, लेकिन टेम्परेचर राइज करने से जो रैंडमनेस है, जितनी भी फ्री चार्ज प्रेजेंट है उनमें रैंडमनेस बढ़ जाएगी, कोलिजन जल्दी जल्दी होना शुरू होगा, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगी,
है ना। तो नंबर ऑफ फ्री चार्ज उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती जितनी की रिलैक्सेशन टाइम घट जाती है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि इफ टेम्परेचर राइजेस, क्या होगा, टॉ घटेगी। भाई ये तो हमेशा वैलिड है, टेम्परेचर के बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम घटती है, ये हमेशा वैलिड है। और अगर टॉ घटेगी ना मेटल के केस में, तो क्या होगा, अगर टॉ घटेगी तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला कैन वी से कि रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी। और रेसिस्टिविटी बढ़ने का मतलब क्या, रेसिस्टेंस का बढ़ जाना हो गया। अब ये जो फॉर्मूला मैंने अभी लिखा है, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि रेसिस्टिविटी कब बढ़ेगी, जब तुम्हारी अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तभी तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फॉर इन केस ऑफ मेटल अल्फा इज पॉजिटिव। तो ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ मेटल जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस मेरी इंक्रीज करती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। अगर सेमीकंडक्टर की हम बात करें, सेमीकंडक्टर, इसमें क्या होगा, इसमें अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सेमीकंडक्टर में पहले से चार्ज प्रेजेंट है ही नहीं, तो टॉ की बात ही नहीं होगी यहाँ पे। अगर फ्री चार्ज है ही नहीं तो यहाँ पे रेंडमनेस किसकी बढ़ेगी, है ना, समझ रहे हो। फिर भी जितने भी चार्ज फ्री होते हैं उनकी रेंडमनेस बढ़ती है, तो टॉ डिक्रीज करता है, मानती हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर के बढ़ाने से ना बॉन्ड ब्रेक करते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ जो फ्री चार्ज है वो बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फ्री चार्ज अपनी बॉन्ड को ब्रेक करके फ्री होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करने से टॉ में उतना इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री चार्ज कम है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री चार्ज बॉन्ड को ब्रेक करके नंबर ऑफ फ्री चार्ज बढ़ जाते हैं। तो टेम्परेचर को राइज करने से जो तुम्हारी चार्ज डेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है, और अगर चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, डिनोमिनेटर में बढ़ेगी चीज, तो यहाँ पे आप कह सकते हो न्यूमरेटर में जो रेसिस्टिविटी है वो क्या होती है, घट जाती है। और इसकी वजह से रेसिस्टेंस भी घटेगी। तो आप क्या कह सकते हो कि इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर टेम्परेचर को बढ़ाने से रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस घट जाती है। या इस फॉर्मूले को देख के आप कह सकते हो कि रेसिस्टिविटी कब घटेगी, जब आपकी जो अल्फा होगी वो नेगेटिव होगी। तो एक बात समझ आती है कि इन केस ऑफ मेटल अल्फा पॉजिटिव होती है, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर अल्फा क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लो जल्दी से। क्वेश्चन है, एक कंडक्टर है बच्चों, याद रखना, सेमीकंडक्टर नहीं है, कंडक्टर है, जिसकी आईवी ग्राफ प्लॉट किए मैंने, आईवी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे 3 डिफरेंट टेम्परेचर पे नोट किया है ना, और ग्राफ प्लॉट किया है 3 डिफरेंट टेम्परेचर पे, T1 T2 T3, ठीक है। ये ग्राफ है, एक ही कंडक्टर है, हमें बताना है क्या ये तीनों टेम्परेचर सेम है, जो कि एब्सर्ड ऑप्शन है। क्या T1 T2 T3 इस सीक्वेंस में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्या T1 T2 T3 क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, आपको बताना है, या कोई भी नहीं है इनमें से, नन ऑफ दीज है। बताओ क्या समझते हो आप। क्या आपको एक बात, जब भी आईवी कैरेक्टरिस्टिक देखो वहीं पे तुमको स्लोप का ध्यान आना चाहिए, ठीक है। तो क्या हमने ये पढ़ा है कि इस आईवी कैरेक्टरिस्टिक में, यानी जब आई तुम्हारी वाई एक्सिस पे होती है, वी तुम्हारी एक्स एक्सिस पे होती है, तो हमको क्या पता है कि जो रेजिस्टेंस होती है ना, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप, ये हम जानते हैं, ठीक है। और अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि फॉर कंडक्टर वी नो कि जो रेजिस्टेंस होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है ना। अगर इन दोनों को मैं कंबाइंड कर दूं तो क्या मैं लिख सकती हूँ दैट फॉर गिवन ग्राफ ऑफ कंडक्टर वी कैन राइट दैट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप। मतलब जिस ग्राफ की स्लोप ज्यादा, उसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो कम है। तो सबसे ज्यादा स्लोप क्या T1 के करस्पॉन्डिंग है, उसके बाद T2 के, उसके बाद T3 के, है ना। तुम क्या कह सकते हैं कि T1 के करस्पॉन्डिंग जो तुम्हारी स्लोप ज्यादा है, तुम कह सकते हैं T1 क्या है, मिनिमम है। तुम कह सकते हैं T1 इज, एज लिख लो, एज स्लोप ऑफ 1 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 3rd। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन
T3। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आज की क्लास समझ आएगी। थोड़ी सी बोरिंग टॉपिक थी, कोशिश की है मैंने आपको अच्छे से समझाने की। माइंड मैप का जरूर यूज करना, ठीक है, उससे आपको सारे फॉर्मूले याद रहेंगे अच्छे से। एग्जाम तक तो याद ही रखो, क्योंकि अभी टर्म 1 में तुमको MCQs ही पूछे जाएंगे, जिसमें कि तुम्हारे पास फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो वेरिएशंस और फॉर्मूला और डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट पैरामीटर्स की क्या वेरिएशन, तो इसके लिए आपको ये याद रखना है कि तुम्हारी जो टॉ है रिलैक्सेशन टाइम में वो क्या होती है? टेम्परेचर के बढ़ाने से घटती है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, हंसते रहो। थैंक यू।